काफ़ी दिनों से हायर पेंशन के लिए पेंशनर को ऑनलाइन फॉर्म भरते समय नई नई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वो मायूस हो रहे हैं। पर उसकी असली वजह ईपीएफओ की गलतियां हैं, जिसका खामियाजा आम पेंशनर को भुगतना पड़ रहा है। इसकी जानकारी और एनएससी इसके लिए क्या क्या रोल अदा कर रही है, इसको जानने के लिए देखिए ये वीडियो। और इस सब की पड़ताल शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको मालूम ही है कि देश के 70 लाख पेंशनरों की अग्रणी संस्था होने के नाते EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी और महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत के नेतृत्व में पेंशनरों के हित के लिए हर स्तर पर प्रयास कर हर समस्या का समाधान कराने के लिए जुटी है। कुछ तिरस्कृत, हताश और निराश लोग घर बैठे बैठे अनाप शनाप कमेंट्स करते हैं, तो कुछ लोग ज्ञापन और सभाओं तक सीमित न रहने की सलाह देकर बड़े बड़े आंदोलन के लिए सुझाव देते हैं। आप कुछ दिनों से स्वयं ही देख रहे होंगे कि चाहे संसद में पेंशन का मसला उठाना हो या EPFO के वरिष्ठ अधिकारियों, वित्त सचिव या श्रम मंत्री से मिलकर पेंशनरों की समस्या बताकर समाधान कराने का प्रयास हो, NSC के राष्ट्रीय नेता निरंतर कर ही रहे हैं और इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। 2014 के बाद वाला लिंक तुरंत खोला गया और अंतिम तिथि 2 माह बढ़ाई गई। फिर 2014 के पहले वाले पेंशनरों के लिए पुनः अंतिम तिथि बढ़ाई गई। साथ ही सरकार पर दबाव बनाने के लिए 15 मार्च को देश भर में रास्ता रोको आंदोलन किया, जिसमें पेंशनरों ने सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। उसके निश्चित रूप से कुछ न कुछ परिणाम निकलेंगे, क्योंकि देश भर के समाचार पत्र इस आंदोलन की खबरों से भरे पड़े थे। अब आते हैं मूल विषय पर। EPFO ने जब से हायर पेंशन के लिए ऑनलाइन लिंक अपनी वेबसाइट पर डाला है, उच्च पेंशन की चाह रखने वाले पेंशनर्स अपना ऑप्शन फॉर्म अप्लाई करने के लिए दर दर भटक रहे हैं। कोई अपना रिकॉर्ड ठीक कराने के लिए अपने विभाग के दौड़ भाग कर रहा है, तो कोई EPFO के चक्कर लगा रहा है। दोनों ओर से हाथ खड़े कर दिए जाते हैं और पेंशनर अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। अपनी ही गलती समझ बैठते हैं कि उन्होंने इन सब को पहले क्यों ठीक नहीं कराया, पर असलियत कुछ और ही है। उसमें कुछ बातों पर आज प्रकाश डालते हैं। यह तो समस्या है कि ऑनलाइन अप्लाई करने में EPFO की वेबसाइट घंटों खुलती ही नहीं, और अगर खुल गई तो बीच बीच में हैंग हो जाती है या इसमें एरर आ जाती है और फिर रीलोड करनी पड़ती है। आधा फॉर्म भरने के बाद गेट OTP क्लिक करने पर OTP आता ही नहीं, अगर आता है तो काफ़ी समय बाद, और वह बेकार हो जाता है। चलिए, यह तो वेबसाइट पर बहुत लोड की वजह मानी जा सकती है, पर 2014 से पहले वालों पेंशनर्स की शिकायत है कि PPO नंबर डालने पर यह लिखकर आता है डाटा नॉट फाउंड, यानी EPFO के पास आपका डाटा है ही नहीं। क्या यह संभव है, जब हर महीने इसी PPO के डिटेल पर आपकी पेंशन बैंक खाते में आती है? तो अगर आपका डाटा EPFO ना होता तो ये कैसे आती? इसकी मुख्य वजह EPFO की वेबसाइट पर सारी फाइलें लोड ना होना है। 70 लाख पेंशनर्स 2014 के पहले वालों में अधिकांश के रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हैं ही नहीं, इसलिए 2014 के बाद वालों को UN नंबर अलॉट हुए हैं, पहले वालों को नहीं। यह महत्वपूर्ण जानकारी NSC के लीडर्स को विश्वस्त सूत्रों से मिली है। जब EPFO की वेबसाइट पर आपकी तरह अनेक लोगों की फाइल लोड ही नहीं है, तो आपका डाटा ऑनलाइन कैसे दिखेगा? EPFO की आधी अधूरी तैयारियों के कारण पेंशनरों को परेशान होना पड़ा है। इसी तरह कई लोग अपना PPO नंबर डालते हैं, उसके बाद अपना नाम डालते हैं तो एरर लिख कर आ जाती है, PPO के अनुसार आपका नाम मैच नहीं कर रहा है। संभवतः कुछ लोगों की फाइल अधूरी लोड हुई हो या PPO नंबर तो फीड कर दिया गया हो, पर और आगे का डाटा फीड ना हुआ हो। यह परेशानी कई पेंशनरों ने स्वयं बताई और EPFO में दौड़ भाग कर उसे सही कराया। हर कोई यह सब दौड़ भाग नहीं कर सकता है और वो अपनी किस्मत को रोने लगता है, जबकि गलती EPFO की है। इसी तरह UN नंबर 2014 के बाद वालों के लिए है और उस पर लिख कर आ जाता है आपका UN एक्टिवेट नहीं है, आपका UN पैन से लिंक नहीं है।
जिसे एम्प्लॉयर से ही ठीक कराया जा सकता है। पहले तो रिटायर आदमी की डिपार्टमेंट में कोई जल्दी सुनता नहीं। अगर किसी का काम कर भी दिया तो 15 दिन 20 दिन बाद वो एक्टिवेट हो पाता है। अक्सर लिख कर आता है कि जो आपने बैंक अकाउंट नंबर दिया है वो यूएएन से अटैच नहीं है, मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है। इस सब का क्या मतलब है? जब पेंशन पीपीओ से मिलती है और उसमें आपके बैंक खाते का सारा डिटेल होता है, तभी तो हर महीने नाम मात्र की पेंशन आती है। तो ऑनलाइन लिंक में सिर्फ पीपीओ नंबर डालना चाहिए और नीचे एक और कॉलम पीपीओ के अनुसार आपका नाम, बस। बाकी बैंक का डिटेल, मोबाइल नंबर वगैरह तो ईपीएफओ के पास है ही। 2014 के बाद वालों के लिए 5,000 और 6,500 से ऊपर कटौती का विवरण मांगा जाता है, जिसमें ईपीएफओ की स्लिप या ईपीएफओ की पासबुक की कॉपी मांगी गई है। अब आज की डेट में कितने लोगों के पास ईपीएफओ की स्लिप है जो ऑफिस से मिलती थी? और जब आप ईपीएफओ की पासबुक डाउनलोड करेंगे तो 2010 से पहले का उनके पास कंप्यूटराइज रिकॉर्ड ही नहीं है, इसलिए उसके बाद की ही पासबुक प्रमाण के रूप में आपको मिल सकती है। जब ईपीएफओ की पासबुक 1995 से कंप्यूटराइज वेबसाइट पर लोड ही नहीं है तो पेंशनर्स से प्रमाण के रूप में क्यों मांगी जा रही है? पैरा 11(3) के तहत ऑप्शन फॉर्म भरने और रिजेक्ट होने का प्रमाण हो, या पैरा 26(6) के तहत हायर सैलरी पर कटौती की परमिशन का प्रमाण अटैच करने का अनिवार्यता हो, उसका खुलासा आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना से हो चुका है कि शुरू से आज तक ना पैरा 11(3) और का ऑप्शन फॉर्म ईपीएफओ को मिला और ना ही रिजेक्ट हुआ, और ना ही पैरा 26(6) के तहत आज तक कोई परमिशन दी गई। तब फिर ईपीएफओ ने अपने लिंक में इसके पीडीएफ अपलोड करने की अनिवार्यता क्यों दिखा रखी है? इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, यानी ईपीएफओ को मालूम है कि इसके प्रमाण किसी के पास नहीं है, तो वो देगा कहाँ से? अगर उल्टे सीधे प्रमाण लगा भी दिए तो बाद में रिजेक्ट कर देंगे। जिनके विभाग या संस्थान बंद हो गए हैं उनको प्रमाणित कराने का कोई विकल्प ही नहीं है। इसी तरह जो विडोज़ हैं वो कैसे अप्लाई करें, किसका डिटेल भरें, कोई दिशा निर्देश ही नहीं है। जिस तरह 2014 के बाद वालों के लिए एम्प्लॉयर के डिजिटली साइन ऑप्शन फॉर्म में अप्रूव करने को ऑनलाइन सुविधा है, उसी तरीके से 2014 के पहले वाले पेंशनरों के लिए भी जॉइंट ऑप्शन फॉर्म डिजिटली साइन होने चाहिए, ताकि पेंशनर को इधर उधर ना दौड़ना पड़े। साथ ही जो धनराशि हायर पेंशन के लिए डिफरेंस की जमा कराई जानी है उसका बुक एडजस्टमेंट हो, ना कि पूरी की पूरी धनराशि जमा कराई जाए, ताकि किसी पेंशनर पर आर्थिक बोझ ना पड़े। ईपीएफओ की वेबसाइट पर जिस तरह बार बार हैंग हो रही है और उसके पोर्टल में बार बार समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उसको देखते हुए ईपीएफओ को अपनी किसी विश्वसनीय एजेंसी को ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म भराने का कार्य दे देना चाहिए, या हर ईपीएफओ ऑफिस में इसके लिए अलग से काउंटर बनाए जाने चाहिए। इसके लिए और स्टाफ की ज़रूरत होगी, उसकी व्यवस्था श्रम मंत्रालय को स्वयं करनी चाहिए। तो सीपीएफसी नई दिल्ली को लिखकर भेज रही है और एनएसी के राष्ट्रीय नेता भी दिल्ली जाकर इन समस्याओं को श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के साथ साथ सीपीएफसी के सामने रखेंगे और इस बात पर जोर देंगे कि ईपीएफओ की वेबसाइट पर पहले सभी पेंशनर का डाटा पूरी तरीके से फीड किया जाए, तभी लिंक को चालू किया जाए। भले ही इसके लिए अंतिम तिथि 3-4 महीने और बढ़ानी पड़े। तब तक जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है इस पर कार्रवाई पूर्ण की जाए। एनएसी के दबाव के ही कारण पेंशन के मुद्दे पर सीबीटी की बैठक 27 और 28 मार्च को आयोजित की गई है। एनएसी ने सीबीटी मेंबर्स का कई बार घेराव किया, तो इस बार कुछ मेंबर्स न्यूनतम पेंशन 8,000-9,000 का प्रस्ताव लेकर मीटिंग में पहुंचेंगे। सीबीटी मीटिंग का स्थान अभी घोषित नहीं किया गया है। एनएसी का प्लान है कि मीटिंग के स्थान पर प्रदर्शन कर दबाव बनाया जाए। उसकी तैयारी भी जूम मीटिंग आयोजित करके शुरू कर दी गई है। एनएसी ने प्रधानमंत्री, सभी मंत्रियों और सांसदों को हर जिले से पत्र भेजकर 15 मार्च के रास्ता रोको आंदोलन की जानकारी देते हुए संसद के इसी सत्र में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग पूरी करने की चेतावनी दी है। मांगे पूरी होने तक ये आंदोलन थमने वाला नहीं और ना ही कोई पेंशनर अब शांति से बैठेगा। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो के अंत में बेल का बटन जरूर दबाएं।
जय